गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से बुक के द्वारा आसानी से कर सके, है ना। 8, 9 और 10 की वीडियोस मैंने बहुत सारा डाला है। अभी मैं 9th क्लास का कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, अभी चल रहा है चैप्टर 12 साउंड। तो साउंड का पेज नंबर 182 तक लगभग हो चुका है। तो आज मैं बता रही हूँ ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इनके बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर डाला है। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, फिर चंद्रमा पर जाने पर आवाज सुनाई क्यों नहीं पड़ती है ना। और अभी मैं उसके बाद वाला पैराग्राफ स्टार्ट की हूँ। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इसका एक्टिविटी है छोटा सा। एक स्लिंकी लेंगे, स्लिंकी मीन्स स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग को चित्र 12 पॉइंट इसकी सहायता से इसको हम देख रहे हैं और अपने मित्र की ओर स्लिंकी को एक तीव्र झटका दिया, यानी कि उसको खींचे अचानक से। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यदि हम अपने हाथ से स्लिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते और खींचते रहते हैं तो क्या देखते हैं। चित्र देखिए और समझ गए आप लोग। जरूर स्प्रिंग घर में खींचते होंगे, है ना, पर्दा लगाने के लिए या कहीं। मेन वही रहता है, कुछ चिपकाना है या किसी में डालना है तो हम लोग स्प्रे को खींचते हैं और मजा आता है तो और ज्यादा खींचते हैं, छोड़ देते फिर वो सिकुड़ जाता है ना। तो हम लोग धक्का देते हैं और खींचते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं। चित्र एक ए में देखिए और चित्र बी में देखिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर ज्यादा जैसे खींच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है ना। फिर यहाँ पर कंप्रेशन है, फिर यहाँ पर गैप है, फिर कंप्रेशन है, फिर गैप है, कंप्रेशन है, गैप है, कंप्रेशन, गैप है। ये दिखला रहा है कि स्लिंकी में यानी कि स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंग है। तर ऐसे हो रहा है ना, ऐसे 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 हो रहा है तो ये कहलाया अनुदैर्घ्य तरंगे। और आगे फिगर देख करके और पता चलेगा आप लोग को अच्छा से। तो स्प्रिंग पर एक चिन्ह लगा दें तो हम देखेंगे कि स्प्रिंग पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर आगे पीछे गति करता है ना। कैसा गति कर रहा है वो, ऐसे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा उतना, है ना। आगे पीछे ऐसे गति करता है। उन क्षेत्रों को जहां स्प्रिंग की कुंडलियां पास पास आ जाती है उसे सी यानी कि कंप्रेशन, और उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती है उसे कहेंगे आर। जैसे कि है ना, यहाँ पर आर सी, फिर आर, फिर सी, फिर आर, फिर सी, फिर आर, फिर सी, इसी के बारे में बतला रहा है। तो पास पास जो कुंडलियां है वहां पर कंप्रेशन कहलाती है और उन क्षेत्रों में जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती है उन्हें रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न तथा विलयन के रूप में ही संचरित होती है। एक बार सी, एक बार आर, एक बार सी, एक बार आर, और उसी के रूप में संचरित होती है, यानी कि जाती है, बहती है। किसी स्प्रिंग में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। किसी स्प्रिंग में विक्षोभ के संचरण, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो उनमें कंपन स्टार्ट होता है,
तो उस विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं, तो ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं और इन तरंगों के माध्यम के कणों का जो विस्थापन होता है वह कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, यानी कि दिशा के समांतर होता है, ऐसे होता है। तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते। संचरण की दिशा के समांतर होता है, तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, बल्कि विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है, अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। यह विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यानी कि आगे पीछे इनका वाइब्रेशन होता है। यदि हम स्प्रिंग के अपने हाथ पे पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी स्प्रिंग में तरंग उत्पन्न होती दिखलाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है। देखिए, जब हम स्प्रिंग को अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर, मतलब आगे पीछे न खींचकर हम दाएं बाएं हिलाएंगे, तब इस पे स्प्रिंग में जो तरंग उत्पन्न होगा, जो वेव उत्पन्न होगा, जो विक्षोभ होगा, जो दिखलाई देगी, तो वह इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करेंगे, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तरंग तो चलेगा ही, है ना, उसका संचरण होना ही होना है, लेकिन दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं, अपने विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। और यहाँ पर क्या था? कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपने विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, है ना। यही थोड़ा थोड़ा अंतर है, जो कि आप लोग को दिमाग में एक बार डाल दीजिएगा तो फिर आप लोग नहीं भूलेगा। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। और ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचारित होती है और आगे पीछे जो दोलन होता है, तो हम इसको कहते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो है तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, यानी कि ऐसे, है ना, लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। लंबवत मतलब ऐसे, और अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। वह विराम अवस्था के आगे पीछे कंपन करते हैं और ये ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब वो क्या था? अनुदैर्ध्य तरंग। तो इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग
वह तरंग है जिसके माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं, है ना। अनुप्रस्थ तरंग क्या कहला गया कि माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो किसी तालाब में यदि पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे, जल की सतह पर दिखलाई देने वाली तरंगे क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण होंगे। आप लोग बैठे बैठे नदी किनारे, तालाब के किनारे, तालाब में बहुत दिखता है, आप कंकड़ फेंकिए, पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, देखिए कितना अच्छा से उसका तरंग ऊपर नीचे होगा, दिखलाई देगा, है ना। तो उस तरह का जो तरंग उत्पन्न होता है इसको कहेंगे हम अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट भी है, वह भी अनुप्रस्थ तरंग है। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं, है ना। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। तो ये भी आप लोग को याद करने का चीज है कि प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है, लेकिन ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बैठ कितनी क्वेश्चन यहाँ पर निकल गया ना। एक अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जान गए, एक अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में जान गए, फिर प्रकाश तरंग के बारे में जान गए, फिर प्रकाश तरंग जो है वह यांत्रिक तरंग नहीं है, और ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। हाँ? और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी और फिर हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी तो हम लोग हल्का फुल्का हम लोग जान गए कि अनुप्रस्थ तरंग किस तरह के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, और किस तरह के लहर को, किस तरह के तरंग को, किस तरह के वेव को, है ना, किस तरह के विक्षोभ को उसको कहेंगे हम लोग अनुदैर्घ्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आप लोग को। अब है कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। साउंड वेव के अभिलक्षण, कुछ खास लक्षण होते हैं। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, है ना। ध्वनि तरंग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आवृत्ति, आयाम और वेग, है ना। ध्वनि तरंग की जो लक्षण होते हैं उसमें मेन है आवृत्ति, आयाम और वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में 12.8 में दिखलाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है, और किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। 12.8 और 12.8 बी में प्रदर्शित करते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होता है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं, है ना। तो चित्र में भी बतलाए थे और शुरू में ही कि संपीड़न वह क्षेत्र है, नाम से ही लगता है संपीड़न, कि जहां कण पास पास आ जाते हैं, जहां पर बहुत घना है, घनत्व है, वह संपीड़न वह क्षेत्र है। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखलाया गया है। चित्र 12.8। 12.8 का ए और बी चित्र में दिखलाया गया है। देखिए, ध्वनि का वेग जहां पर बहुत घना है और यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर बहुत घना है, यहाँ पर कम है, बहुत घना है, यहाँ पर कम है, बहुत घना है, यहाँ पर कम है ना। ध्वनि का स्रोत।
तो संपीड़न व क्षेत्र तो जान गए आप लोग कि जहाँ कण 5-5 पे है वह घनत्व है और घना है। तो हमको याद रखना होगा कि यहाँ पर संपीड़न होगा, ताप भी अधिक, घनत्व भी अधिक, तो संपीड़न होगा। और जहाँ पर कुछ दूर दूर में है, कुछ गैप है, तो वे रेयर फ्रैक्शन यानी कि आर से उसको हम करेंगे। तो वक्र के ऊपरी भाग दिखलाया गया है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। जहाँ घनत्व और दाब दोनों अधिक रहेगा वहां पर संपीड़न रहेगा। विलयन निम्न दाब के क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर है। चित्र में भी देखें, कण दूर दूर है, डॉट 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 काफी दूर में है, और कुछ क्षेत्र जो है यहाँ बहुत ज्यादा घना है। तो जहाँ दूर दूर हो जाते हैं उन्हें विलयन कहते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखलाया गया है ना। शिखर को तरंग के श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है ना। शिखर को तरंग का श्रृंग और घाटी को गर्त कहा जाता है। अभी और इसके बारे में हम लोग देखेंगे, आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे। दो क्रमागत संपीड़नों यानी कि सी अथवा दो क्रमागत विलयन आर के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। सी और आर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? सी और आर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? सी और दो क्रमागत विलयनों आर के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, है ना। बीच की दूरी को बोलेंगे वेव लेंथ ना, वेव लेंथ बोलेंगे तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य को साधारणतः ग्रीक अक्षर में लैम्डा से निरूपित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को कैसे हम लोग निरूपित करते हैं? लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य को, वेवलेंथ को लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा देखिए कैसे लिखा हुआ है, उल्टा वाई, है ना, उल्टा वाई जैसा होता है। तो इसको हम लोग ग्रीक अक्षर में इसको कहते हैं लैम्डा, और इसका एसआई मात्रक है मीटर। हाँ, इसका मात्रक है मीटर। और तरंग दैर्घ्य को हम लोग नोट करते हैं किसे? लैम्डा से। एक साइंटिस्ट है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का नाम, हर्ट्ज इन्हीं के नाम पर मात्रक बना है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था और उनकी शिक्षा बर्लिन यूनिवर्सिटी में हुई थी। उन्होंने जे से मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भविष्य में विकास की नींव रखी थी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी खोज की और इसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की और आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम इनके सम्मान में रखा। तो क्या रखा इनके सम्मान में? हर्ट्ज। जितने भी मात्रक है आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मात्रक जो है वह वैज्ञानिक के ही नाम पर, साइंटिस्ट के ही नाम पर रखा जाता है। उनको हम लोग उसी कारण याद भी करें और उनका सम्मान होता रहे, है ना। कोई भी है, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, मात्रक रहते हैं, जूल है, जो भी है, तो अब है इनके नाम पर हर्ट्ज। अब इसका मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज। और आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया, है ना। इससे क्या होता है कि हम साइंटिस्ट उसके बारे में जानते भी हैं और उनका टाइटल देकर के
उनका सम्मानित भी किया जा रहा है और पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लोग इनको जानेंगे, है ना। अब है जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, ध्वनि का स्रोत, घनत्व विविधताएं, जो अभी बतला रहे थे कि जहां पे घनत्व है वहां पर सी है, और जहां थोड़ा दूरी पर है, कम है घनत्व, वो है आर। और इस तरह आर है, सी है, घनत्व है, आर है, फिर सी, घनत्व है ना। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे गति होती है। और यहाँ पर भी वही चीज है, ध्वनि का स्रोत, कंप्रेशन है, रेफ्लेक्शन है, कंप्रेशन है, रेफ्लेक्शन है, कंप्रेशन है, रेफ्लेक्शन है, कंप्रेशन, रेफ्लेक्शन है ना। अब यहाँ पर एक को हम दिखला रहे हैं, एक घनत्व, दाब, ये यहां से एक बार, एक, दो, तीन, ये कितना बार आया ये, एक, दो, तीन। तो इसको हम, इसका क्या नाम देंगे, जो यहां से यहां तक की हाइट है ना, इससे यहां तक की हाइट को ए, यहां से यहां के लेंथ को लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, है ना, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। और ये जो है, ये जो हाइट हम लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये यहां से यहां तक की हाइट है, यानी कि यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट, ये कहलाया ए से एप्लीट्यूड, है ना, ये कहलाया एप्लीट्यूड। और ये कहलाया वेवलेंथ, लैम्डा। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, श्रिंग। ऊपर में जो है, ऐसे ऐसे लहर में जो आ रहा है, तरंग में आ रहा है, तो ऊपर वाला कहलाएगा स्ट्रिंग। और ठीक उसी तरह नीचे वाला कहलाएगा गर्त। और ये हो गया डिस्टेंस, दूरी, है ना, ये हो गया डिस्टेंस। तो हमें क्या क्या देखने को मिला, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यहाँ पर वेवलेंथ, यहाँ पर स्ट्रिंग, और गर्त, और औसत घनत्व या औसत दाब, है ना, घनत्व और दाब। यहाँ पे क्या है, घनत्व या दाब, ए, बी और सी। 12 ए और बी में दिखलाया गया कि ध्वनि घनत्व या दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचित होती है। और 12.8 सी में दिखलाया गया है कि घनत्व तथा दाब के, घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करता है। उतार चढ़ाव को, है ना, ग्राफीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होता है। आवृत्ति से क्या हम पता लगा रहे हैं कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटता है। मान ले कि किसी ढोल को खूब पीट पीट के हम बजा रहे हैं, है ना, खूब पीट पीट के हम लोग बजा रहे हैं ढोल को। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये 3 बार हुआ, आवृत्ति 3 बार, है ना, 1, 2, 3। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये 3 बार, 3 फ्रीक्वेंसी आता है, 3 आवृत्ति आता है। तो और इधर क्या देख रहे हैं कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। मान लेते हैं कि हम किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं, तो आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं, वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। ठीक है, ढोल को पीटने की आवृत्ति। यहाँ पर हमने सिर्फ 1, 2, 3 आवृत्ति ही दिखलाया,
हाँ, तो उसमें तो कम है, 3 था तो हमने दिखला दिया। लेकिन जहाँ पर हम ढोल को पीटने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यू ढोल को पीटा जा रहा है, पीट-पीट कर बजाया जा रहा है। तो क्या ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार हम पीटते हैं, तो वह क्या ढोल को पीटने और वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। तो हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होता है, तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता रहता है ना। क्या होता है, माध्यम का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता रहता है। जब हम कुछ को पीटते हैं तो बहुत तेज से आवाज आती है, फिर फ्रैक्शन कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर पीटते हैं, फिर रुकते हैं। तो पीट पीट कर जो बजा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है, तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने में एक दोलन पूरा होता है ना। अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान से मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा किया जाता है। जैसे हम लोग घड़ी वाला में और उसमें पेंडुलम में देखे थे ना, कि यहाँ से वहां तक ओ से ए और फिर ए से पी तक जाने में एक दोलन पूरा होता है। उसी तरह अधिकतम मान से न्यूनतम तक आया, फिर अधिक न्यूनतम मान से पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या कहलाएगी? एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो एकांक समय में ध्वनि की दोलनों की एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास गुजरने वाले संपीड़नों तथा विवरणों की संख्या की गणना करें, तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी, पता चल जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या होगा, विलन की संख्या और संपीड़न की संख्या को काउंट करना होगा। तो गणना करेंगे तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति, क्योंकि दोलन से पता चलेगा, जो पुनः उठी उसी जगह पर जब वो आ जाता है तब एक दोलन पूरा होता है। तो एक दोलन पूरा होगा तो उसको हम कहेंगे आवृत्ति, है ना। तो एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विवरणों की संख्या की गणना करें, तो हमको ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्ञात हो जाएगी, यानी कि आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः हम लोग बी अक्षर ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज प्रतीक वही हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पर है। हर्ट्ज प्रतीक एच जेड है। इसका कैसे हम लोग करेंगे, इसका सिंबल है एच जेड। तो ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है किसको? ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी तो इसे सामान्यतः वी ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज प्रतीक है, इसका सिंबल है, ठीक है।
तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विंडलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल का, यहाँ पर क्या हो गया, टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ ये इसको मैं अच्छे से अगले वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, आज हम लोग हर्ट्ज तक पढ़े हैं कि इसका एस आई मात्रक हर्ट्ज होगा और हर्ट्ज को हम एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि कुछ पूछना आप लोग को तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगी, सारे क्वेश्चन उसका जवाब दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा, v इजिकल टू 1/t। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।